हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। ये है पार्ट 25। इस पर अपन कवर करने वाले हैं पूरे डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। जो आपके लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर है उसके लास्ट में दे रखा है कि आपके कौन कौन से डिसऑर्डर्स है जो आपके स्केलेटल सिस्टम, आपके मस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं अपन फर्स्ट मिस्थेनिया ग्रेविस, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। फुल्ली एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आप खोल के रखे तो आपके लिए इजी होगा। ठीक है, फर्स्ट है मिस्थेनिया ग्रेविस। अब इसमें क्या होता है कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जान लेते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि अपनी ही बॉडी मिस्टेक कर लेती है खुद की ही बॉडी सेल्स को पहचानने में कि ये अपने हैं या नहीं। मतलब अपना अपने को नहीं पहचान पा रहा। ठीक है, कुल मिला के यही है कि अपना है ना अपने को पराया समझ रहा है। ठीक है, खुद के ही सेल मिस्टेक कर लेते हैं खुद के ही सेल्स को समझने में कि ये पैथोजन है या नहीं, इस पर अटैक कर दिया। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। ठीक है, ये अफेक्ट करता है आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी जहाँ नर्व और मसल का जंक्शन होता है, जहाँ नर्व और मसल का जंक्शन होता है। ठीक है, वहाँ पे जहाँ आपके साइनेप्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे आपके जो होते हैं ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, वो जंक्शन यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करेगा। उससे क्या होगा, अब अफेक्ट हो गया, अब मसल, अब नर्व से जो मसल में सिग्नल जा रहा है वो धीरे हो गया, यानी फैटिग हो गया। फैटिग यानी थकावट, थकावट हो गई, आपके वीक हो गई मसल, क्योंकि नर्व से सिग्नल जा ही नहीं रहा मसल में। अब इस मसल को उठाना है मेरे को, ये उठ ही नहीं पा रही। ठीक है, तो वीक होगी। पैरालिसिस भी हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा नर्व है वो आपकी अफेक्ट होगी, बहुत ज्यादा आपके वो जो नर्व्स है वो क्या बोलते हैं डैमेज होगी, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया। तो फैटिग, वीकनिंग ऑफ पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, यानी आपकी स्केलेटल मसल है वो पैरालिसिस हो जाएगी। दूसरा अपन देखते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसको याद करने का एक तरीका मैं बताता हूँ। पहले अपन देख लेते हैं क्या ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी ये आपकी खानदान या पीढ़ी से चलता हुआ आएगा, आपको आपके फादर मदर से मिलेगा। एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, अगला देखते हैं इसको याद करने की ट्रिक क्या है। डी से डी यानी प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। आपकी जो स्केलेटल मसल है वो डीजनरेट होती जाएगी। ठीक है, वो खत्म होती जाएगी, डीजनरेट होती जाएगी। प्रॉपर खत्म नहीं होगी, लेकिन डीजनरेट का मतलब है कि वो काम करना कम कर देगी या बंद कर देगी। ठीक है, डीजनरेट हो रही है। ठीक है, तो डिस्ट्रॉफी से याद रखेंगे डी से डी यानी प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। थर्ड देखते हैं टिटेनी। अपने जो लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो क्या करती है, वो कैल्शियम बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो गया तो पैराथायरॉयड हार्मोन यानी पैराथार्मोन वो बढ़ाएगा कैल्शियम। तो कुल मिला के इसका कॉज क्या होता है, टिटेनी का कॉज होता है आपका कि पैराथार्मोन का कम हो जाना। पैराथार्मोन का कम हो जाना ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ पैराथार्मोन। क्या है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ पैराथार्मोन। ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है। अब यही कम हो गया तो ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा कौन। अब ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाएंगे तो इससे क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। इससे क्या होता है, आपके रैपिड स्पाज्म यानी मसल में बहुत ज्यादा तेज कॉन्ट्रैक्शन होता है, आप उसको रिलैक्स नहीं कर पाते। मान लीजिए मसल है, इसको बहुत ज्यादा तेज कॉन्ट्रैक्शन हुआ, आप इसको रिलीज ही नहीं कर पाते, ना रिलैक्स कर पाते। ठीक है, और ये ड्यू टू होता है लो कैल्शियम लेवल। ये लो कैल्शियम वजह से होता है। अपन ने लोकोमोशन वाले चैप्टर में अपन देखते हैं कि कैल्शियम है वो सार्कोप्लाज्म में होता है, जो बहुत सारा वो कैल्शियम स्टोर करके रखते हैं। कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स होती है, तब जाके मसल आपकी वर्क करती है। यानी कैल्शियम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके न्यूरोट्रांसमीटर में भी, आपके मसल को मूवमेंट कराने में भी। जो आपकी एक्टिन और मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसमें कैल्शियम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अगर लो कैल्शियम हुए तो रैपिड स्पाज्म हो गया, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ही हो गया, यानी रिलैक्स नहीं कर पा, मसल एकदम अच्छे से कॉन्ट्रैक्टेड हो रखी। अगला देखते हैं आर्थराइटिस। अगर जनरल आर्थराइटिस आपको दे देगी आर्थराइटिस क्या है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स है। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स मतलब होता है कि जो आपके जॉइंट्स है उनमें पेन स्वेलिंग आ गई है। ठीक है, उनमें स्वेलिंग आ गई और पेन हो रहा है, उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स। ठीक है, एक होता है स्वेलिंग आनी जिसको पेनलेस होती है, एक होता है पेन के साथ स्वेलिंग आनी, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स। ओके, अगला देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर आपको प्रॉपर दिया जा रहा है कि आर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो ये है एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, सेम इसकी तरह मिस्थेनिया ग्रेविस की तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ये खुद के ही सेल्स पे अटैक करने लगता है, ये खुद के ही जॉइंट्स पे अटैक करने लगता है। ठीक है, खुद के ही अगेंस्ट पैथोजन मतलब एंटीजन बना लेता है, खुद की बॉडी सेल्स को पैथोजन समझ के उसके अगेंस्ट एंटीजन बना लेता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, और जनरल आर्थराइटिस दे दे तो इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स है। ठीक है, अगला देखते हैं गाउट। गाउट भी इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स ही है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, ये आपके यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की वजह से हो रहा है। किसके, इन्फ्लामेशन इन जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। आपके यूरिक एसिड के क्रिस्टल है वो जमा होते जा रहे हैं आपकी नी में। ठीक है, नी में फिर क्या हो रहा है आपके पॉइंट पे, नी जरूरी नहीं है, नी तो मैंने एक जॉइंट का एग्जांपल दिया है, कोई भी आपका जॉइंट हो गया तो इन्फ्लामेशन इन जॉइंट। ठीक है, आपके जॉइंट में कोई भी जॉइंट हो सकता है, एल्बो जॉइंट हो सकता है, शोल्डर जॉइंट हो सकता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया जो आपका,
इसमें क्या होगा कि आपके यूरिक एसिड के क्रिस्टल है ना वो एक्यूमुलेट कर लेंगे, बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इस वजह से आपकी जो डिजीज होगी, डिसऑर्डर होगा, उसको गाउट बोलेंगे। लास्ट बचता है ओस्टियोपोरोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें जनरली। ओस्टियोपोरोसिस आपके क्या होता है कि जो ये ईस्ट्रोजन है, ठीक है, वैसे तो एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर मैंने क्यों बोला अभी बताऊंगा, कि जैसे आपके ईस्ट्रोजन का लेवल है जनरली वुमेन्स में होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल जैसे जैसे कम हुआ वैसे आपको ये बीमारी देखने को मिलती है। एज रिलेटेड मैंने क्यों बोला, क्योंकि जैसे अपने को पता है कि मीनोपॉज यानी जनरली वुमेन्स में मीनोपॉज यानी पीरियड्स का बंद हो जाना, वो कब होता है 45 से 50 के एज के बाद होता है। तो आपके 45 से 50 एज के बाद जब वुमेन्स में पीरियड्स बंद हो गए यानी जिसको बोलते हैं मीनोपॉज, तो एस्ट्रोजन लेवल भी घट जाता है, एस्ट्रोजन लेवल भी घट जाता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, मेंटेन करता है आपकी बोन डेंसिटी को, ठीक है, आपके इनिबिट करता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल को कि वो बोन को रिजॉल्व ना करे। एस्ट्रोजन का मेन काम क्या है कि ये बोन डेंसिटी को मेंटेन करता है। कैसे? एस्ट्रोजन आपका इनिबिट कर देता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल को जो बोन को रिजॉल्व करती है। अब इसको इनिबिट कर दिया तो बोन को रिजॉल्व नहीं कर पाएगी, अब बोन को रिजॉल्व नहीं कर पाएगी यानी बोन की डेंसिटी अच्छी है, आपकी बोन की अच्छी डेंसिटी है तो बोन मजबूत रहेगी, इसमें फ्रैक्चर होने के चांस कम है। जैसे ही मीनोपॉज हो जाता है आपका एस्ट्रोजन है वो कम हो जाता है, एस्ट्रोजन कम हुआ तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को इनहिबिट करने वाला कोई बचा नहीं, तो ये क्या करती है, बोन को रिजॉल्व करती जाती है, यानी बोन डेंसिटी कम हुई, एस्ट्रोजन घटा, बोन डेंसिटी कम हुई, यानी आपके ऑस्टियोक्लास्ट सेल ने रिजॉर्प्शन करना शुरू कर दिया, बोन की डेंसिटी कम हुई। बोन डेंसिटी कम हुई तो माइनर सी ठोकर में भी आपके फ्रैक्चर हो जाएगा, माइनर सी ठोकर में भी आपके क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। क्या लिखा, एज रिलेटेड डिसऑर्डर समझ आया क्यों, क्योंकि ये मीनोपॉज के बाद होना शुरू होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल, आपके मीनोपॉज हुआ तो एस्ट्रोजन लेवल कम हुआ, एस्ट्रोजन लेवल कम हुआ तो आपकी बोन डेंसिटी कम हुई। कैसे? जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है उन्होंने बोन को रिजॉल्व करना चालू कर दिया, ठीक है, तो बोन मास कम हुआ, इससे फ्रैक्चर के चांस बढ़ गए। जनरली ये वुमेन्स में देखा जाता है, ठीक है। ये तो पूरा अपना था डिसऑर्डर का, मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम का। कोई भी डाउट क्वेरी लगे आप बता सकते हैं कमेंट्स में, और आने वाले पार्ट्स में अपन इसको और डिटेल्स स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।